जापान तबाहशुदा मुल्क जिस पर खतरनाक एटम बम का इस्तेमाल पहली बार दुनिया में हुआ। नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिरा के तबाह बर्बाद कर दिया गया। जो मुल्क 100 साल में कभी सर उठा के नहीं चल सकता था, लेकिन 100 साल के अंदर वो मुल्क दुनिया की इकोनॉमी में एक जबरदस्त छाप छोड़ गया कि अमेरिका भी उसके सामने दौलत के मामले में पीछे है। क्यों? जापानीज बोलेगा हमको तबाह किया गया, मेरा शहर जल गया, हमारे बच्चे अपागी लूले लंगड़े हो गए। लेकिन जो लोग बचे वो मुसीबतों का मातम करने के लिए नहीं बचे। आपकी आंख खुली है, उलमाए किराम का दीदार हो रहा है। जिस आंखों में गंदी गंदी तस्वीरें, जिस आंखों में फहश तस्वीरें, जिस आंखों में घिनौने मनाजिर समाते हैं, उस आंखों से चंद लम्हे अल्लाह के नेक बंदों की जियारत कर ली जाए। जलसा इसीलिए होता है ताकि इसके बहाने नेक लोगों का चेहरा देख लें, ताकि मेरी आंखें रोशन हो जाए, उन लोगों को देखने से हमारे दिल की कसाफत दूर हो जाए। बातें दुनिया भर की कान में सुनते हैं, साइंस की बातें, राजनीति की बातें, फिल्म की बातें, खेल तमाशों की बातें। इस जलसे के बहाने 2-4 घंटे की महफिल इस तरह सज जाए कि कान में दुनिया की नहीं सिर्फ आखिरत की बातें आ जाए। ये जलसे के बेनिफिट में बता रहा हूं, जलसे के फवायद में बता रहा हूं। जलसे के फवायद क्या होते हैं? इस नफरत के जमाने में जबकि हर कोई एक दूसरे से दूरियां बरत रहा है, अपना करीबी रिश्तेदार के घर नहीं जा रहा, पड़ोसी पड़ोसी से बेखबर है, साल साल गुजर जाते मुलाकात नहीं हो रही है। माल की चाहत और मोबाइल के इस्तेमाल करने की तड़प ने लोगों को एक दूसरे से दूर कर दिया। तो इस दूरी के जमाने में यह जलसा आपस में करीब होने का एक बड़ा माध्यम और बड़ा जरिया है। इसी जलसे के बहाने 2-4-10 गांव के लोगों का चेहरा देखने को मिल जाता है। अपने रिश्तेदारों के लिए दस्तरखान बिछाने का मौका मिल जाता है। अपनी बहनें, अपनी चची, अपनी फूफी, अपने कजिन, चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई से मुलाकात करने का मौका दस्तयाब हो जाता है। ये जलसा कई जहत से फायदामंद ही फायदामंद है। इसका कोई नेगेटिव पहलू नहीं है कि जलसा कराने से गांव वाले का यह नुकसान हो गया, जलसा कराने से मिल्लत और मसलक का यह नुकसान हो गया। नहीं, मस्जिद बनी है इबादत के लिए, लेकिन अगर कोई मस्जिद में बैठ के शराब पीने लगे तो मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी, बल्कि शराबी को मस्जिद से निकाला जाएगा। मदरसा कुरान हदीस की तालीम का एक केंद्र है, मरकज है। लेकिन अगर मदरसे को कोई दुकान समझकर खाने पीने का अड्डा बना ले तो मदरसे में आग नहीं लगाई जाएगी, मदरसे के दरवाजे को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि जो गलत रविश है उसको दूर किया जाएगा। ठीक उसी तरह अगर जलसे में कुछ बातें खारजी तौर पर इसके असरात को खत्म करने के लिए दाखिल हो गई हैं तो जलसा बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि जो चीजें गलत शामिल हो गई हैं उन गलत चीजों को निकाला जाएगा। बेशक। वरना यह जलसा तो चलता फिरता मदरसा है, ये जलसा एक चलती फिरती खानकाह है। ये आज खानकाहों में तो सिर्फ तेल और पानी की बोतलें रह गई। पहले जमाने में खानकाहों में बादशाह छोड़कर खानकाहों में दर्स लेने आते थे, अपने पीरो मुर्शिद की ज़बानी वास नसीहत सुनने के लिए आते थे और वहां कई दिन कयाम करके रात रात भर नमाज पढ़ने और दिन में रोजा रखकर अपने नफ्स को मिटाने के लिए लोग खानकाहों का रुख करते थे। खानकाह नाम ही है वो जगह जहां कसरत से इबादत करवा के बंदे को
अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब किया जाता है। आज उन खानकाहों में वाज नसीहत सब खत्म, अक्सर खानकाहों में और अक्सर जगहों पे झाड़ फूक का माहौल है। ये बता दीजिए कि जो काम खानकाहों में पहले होता था, घंटा 2 घंटा की महफिल सजती थी, दूर दराज से चल के शाहाने जमाना अपने मुर्शिद की बारगाह में आके जिंदगी संवारने वाली बातें सुनते थे, आज वो बातें वहां कम नजर आ रही हैं। ये जलसा जहां 4-5 घंटे के लिए आदमी वाज सुनता है, जिंदगी संवारने वाली बातें सुनता है, जहां आंख गुनाहों से सेफ, जहां कान गुनाहों से महफूज, जहां आदमी की आंख गुनाहों से महफूज है। आंख खुली है तो नेक लोगों की ज़ियारत हो रही, जबान खुली है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह और तहमीद के जुमले निकल रहे हैं, कान खुले हैं तो कुरान हदीस की बातें सुनने में आ रही है, बैठे हैं तो रहमत इलाही की बारिश में नहा रहे हैं। ये 4 घंटा जो एक गुनाह का गुजर नहीं हुआ, जहां हम ना झूठ बोले, ना हमने हमारी निगाहें बहकी, ना हमने कान के जरिए गाने के अल्फाज हमने सुने, आंख जबान कान सारा वजूद नेकियों की महफिल में है। इससे बड़ी खानकाह आज कहां है, ये बता दो। ये जलसा एक चलती फिरती खानकाह है, जहां हमें आखिरत की तैयारी का शौक दिलाया जाता है, दुनिया की मोहब्बतें सीनों से निकाली जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हमें जलसों की कद्र करने और इस जलसे को खुराफात से बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। आज बहुत अच्छा वक्त मुझको मिला है, मैं चाहता हूं कि कायदे से कुछ बातें आप तक पहुंचा दूं। ये और बात है कि मेरा मामूल है कि चाहे टाइम जो भी मुझको दिया जाए, 4 बजे 5 बजे 3 बजे सुबह को भी दें, तो हम नहीं देखते हैं कि 1 लाख का मजमा मेरे सामने है या नहीं है। 5 लोग ही रहते हैं, मैं वही बोलता हूं जो 5 लाख के मजमे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जबकि सारे लोग गौर से मेरी बात सुन रहे हैं, तो मुझको लग रहा है कि मेरी बातें ज्यादा दिलों के अंदर उतरेंगी, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेज है गौर से सुनना, उसके बाद दूसरा स्टेज है उस पर अमल करना। जब बंदा गौर से ही नहीं सुनेगा तो अमल कैसे करेगा? सबसे पहले बंदा सुनता है, सुनने वाले से मोहब्बत करता है। ये मुझको क्या बता रहा? आलिम दीन से इसलिए मोहब्बत होती है ताकि उनकी बात की कदर हो, वरना अगर दिमाग में आलिम दीन से नफरत पैदा हो जाए, वो 1000 कुरान हदीस की बातें बताए, बंदे के दिल में वो बात नहीं उतरती। क्योंकि सबसे पहले जो दाई, जो दीन की दावत देने वाला, उससे मोहब्बत करना जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि आलिम अंबिया किराम के वारिस और नाइब होते हैं। आलिम दीन जब रास्ते से गुजरते हैं तो दरख्त के पत्ते उसके लिए दुआ करते हैं। आलिम दीन जब रास्ते से गुजरते हैं तो समंदर की मछलियां उसके लिए दुआ करती हैं। आलिम दीन जब रास्ते से गुजरते हैं तो सुराखों की चूटियां उसके लिए दुआ करती हैं। इसलिए नहीं कि उनका चेहरा गोरा, इसलिए नहीं कि उनके बदन पे 5 टाइप का लिबास है, इसलिए नहीं कि उसके घर में कीमती सोफा है, इसलिए नहीं कि उनके मकानात करोड़ों के बने हुए हैं, इसलिए कि वह कुरान हदीस की बात पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है। तो कुरान हदीस सुनाने की वजह से आलिम दीन का मर्तबा बुलंद है, वह नाइबी पैगंबर है। हजरत मौला अली ने कहा था कि इल्म हासिल करो, इल्म तुम्हें ताकतवर बना देगा, इल्म तेरी हिफाजत करेगा। इल्म दौलत से इसलिए बेहतर है कि दौलत की हिफाजत तुम करते हो, इल्म हासिल करो, इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा। नॉलेज आर्म्स है, हथियार है गुनाहों से बचने का। नॉलेज ऑर्नामेंट है, सेवर है अपने दोस्तों के बीच इज्जत पाने का एक जरिया है। इल्म शक्ति का नाम है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। इल्म दुश्मनों से लड़ने के लिए जबरदस्त हथियार का नाम है। इल्म इज्जत पाने का सबसे मोतबर जरिया। आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का बादशाह माना जाता है। जवाब है नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है।
आज चाइना जो सबसे गिरा हुआ मुल्क था, लेकिन दौलत सनत और हिरफत के मैदान में आज दुनिया का सिलेक्टेड मुल्क है। पूरी दुनिया में मेड इन चाइना का माल छाया हुआ। अमेरिका जैसे मुल्क में सामान चाइना का भरा हुआ। हिंदुस्तान जैसे विशाल महान तरक्की याफ्ता मुल्क में, तरक्की पजीर मुल्क में, हर बाजार हर मंडियों में चाइना का माल छाया है। यहां तक कि अरब ममालिक में, बिलखुसूस हरमैन तय्यबैन में जहां बंदा हज के लिए और आका की जियारत के लिए जाता है, वहां भी सारा सामान मार्केट में चाइना का भरा हुआ, मेड इन चाइना। चाहे पगड़ी हो, जुब्बा हो, असा हो, तस्बीह हो, टोपी हो, जाए नमाज हो, कुछ भी हो, सब मेड इन चाइना के लेबल से भरा हुआ। जिस मुल्क की कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन आज मेड इन चाइना, मेड इन जापान सारी दुनिया पे छाया हुआ है। इसलिए कि वहां के लोगों ने तमाम निगेटिव बातों से तवज्जो हटाकर सारा फोकस इल्म पे दे दिया कि बच्चों को पढ़ाना है। जापान तबाहशुदा मुल्क जिस पर खतरनाक एटम बम का इस्तेमाल पहली बार दुनिया में हुआ। नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिरा के तबाह बर्बाद कर दिया गया। जो मुल्क 100 साल में कभी सर उठा के नहीं चल सकता था, लेकिन 100 साल के अंदर वो मुल्क दुनिया की इकोनॉमी में एक जबरदस्त छाप छोड़ गया कि अमेरिका भी उसके सामने दौलत के मामले में पीछे है। क्यों? जापानीज बोलेगा हमको तबाह किया गया, मेरा शहर जल गया, हमारे बच्चे अपाहिज लूले लंगड़े हो गए। लेकिन जो लोग बचे वो मुसीबतों का मातम करने के लिए नहीं बचे। मुसीबतों का मातम करे कि हम पर बम गिर गया, हमको ऐसा हो गया, अब रोते रोते जिंदगी गुजार दें। नहीं, जापानीज ने अपने आप को संभाल के सब्र के साथ जिंदा रखा और कहा अब हम जंग नहीं लड़ेंगे, अब हम जहालत से जंग लड़ेंगे, अब हम गरीबी से जंग लड़ेंगे। मेरा बच्चा इल्म हासिल करेगा, हुनर सीखेगा, मेरा हर घर फैक्ट्री में तब्दील हो जाएगा। जापानी ने इस थ्योरी पर अमल किया और आज सिर्फ 70 साल के अंदर अंदर वो जापान दुनिया की मंडियों पे छा के मालदार तरीन मुल्कों की सफ में शामिल हो गया। उससे पूछा जाए कि किसने तुझको ताकतवर बनाया? कहा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी का नाम। अमेरिका नाम का कोई मुल्क आज से 1000 साल पहले दुनिया में मौजूद नहीं था। 1495 में कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया, तब दुनिया को पता चला कि अमेरिका नाम का कोई मुल्क है। लेकिन आज वही मुल्क दुनिया की टेक्नोलॉजी का बादशाह। आज सारी दुनिया वहां से रोशनी हासिल कर रही है। हवाई जहाज पे चलने वाले चाहे कयामत तक खरबों लोग चले, करोड़ों मुसलमान हर साल हवाई जहाज का इस्तेमाल करके हरमैन तय्यबैन जाते हैं। वो देने वाला कोई मुसलमान का बच्चा नहीं। मुसलमान के बच्चों को हंसने से फुर्सत ही नहीं, मुसलमानों को दूसरों का मजाक उड़ाने से फुर्सत ही नहीं, मुसलमानों को सिर्फ फजूल गपशप करने से फुर्सत ही नहीं। जो समाज का महान, मिल्लत का महान, मुल्क का महान बनना चाहता है, उसके नजदीक एक एक मिनट की कदर होती है। वह फजूल बातों में अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है, वह दूसरों का मुंह नहीं देखता है, वह सिर्फ अपने काम, अपने प्लान पे फोकस करता है। जिस आदमी का कोई प्लान ही ना हो, जिस आदमी का कोई मकसद ही नहीं हो, वो तो सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही दूसरों का मुंह देखेगा, दूसरों के घर में जाकर चाय पिएगा, सड़क और चौराहे पे बैठ के मोबाइल चलाएगा, जो कि कोई प्लान ही नहीं उसका। अगर ये प्लान होता कि मुझको एमएलए और एमपी बनना, तो उसी प्लान को हासिल करने के लिए वो उसी तरह से मेहनत करे कि हर कोई लुच्चा लफंगा मंत्री नहीं बन जाएगा, बल्कि उसके लिए वो मेहनत करेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज में अपनाऊं, किस जरिए पे अमल करूं ताकि समाज का मैं एक मकबूल लीडर बन जाऊं। वो ऐसे ही बैठ के नहीं रहेगा, वो किसी बीमार की मदद करने के लिए हॉस्पिटल में नजर आएगा,
वो कभी स्कूल में नजर आएगा, कभी वो शादी की तकरीब में नजर आएगा, कभी वो जनाजे की तकरीब में नजर आएगा। एक मिनट वो बंदा चैन से नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको एमएलए एमपी बनना है, उसको मंत्री बनना है। ऐसे ही अचानक पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो एक प्लान के तहत बंदा काम करता है, जिसको डीएम बनना है। ऐसा नहीं कि वो 5 घंटे बाजार पे जाके बैठ जाए, 4 घंटे किसी दालान में जाके बैठ जाए, अब वो अचानक डीएम बन जाए। नहीं, डीएम बनने का एक प्लान बनाया जाता है, उसके बाद उसी हिसाब से तैयारी की जाती है। अब वो 18 घंटे मेहनत को बढ़ा देता है। शुरू में 8 घंटे, फिर 10 घंटे, फिर 12 घंटे, एग्जाम जब करीब आ रहा हो 18 घंटे स्टडी बढ़ा देता है। वो आदमी दूसरों की शादी ब्याह में नहीं जाता है। अब्दुल साहब बेगाने की शादी में कोई अब्दुल्ला दीवाना वो नहीं बनता है। कि शादी चचेरे भाई की है, ये 10 दिन से पड़ा हो। शादी चचेरे भाई की है, बाइक से साहब हुल्लड़बाजी कर रहा, जिसका कोई प्लान नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं, जिसकी जिंदगी का कोई एम नहीं, बगैर पतवार के नाव की तरह कभी इधर कभी उधर, कभी उसकी दुकान में, कभी उसकी शादी में, कभी उसकी बारात में, कभी उसकी गाड़ी, उसको गाड़ी करके देने में, इसी में वो लगा रहता है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना रहता है, क्योंकि इसका कोई प्लान नहीं है। इसको बैंक ऑफिसर नहीं बनना, इसको डीएम नहीं बनना, इसको आर्मी में नहीं जाना, इसको साहब मंत्री नहीं बनना, इसको ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं बनना है। वरना प्लान जो करता है, उस प्लान को हासिल करने के लिए वो तैयारी करता है, जद्दोजहद करता है। वो रिश्तेदारियों की शादियों में शरीक नहीं होता। वो साहब बिला वजह सिनेमा हॉल में 3 घंटे बर्बाद नहीं करता। वो सोशल मीडिया पे 10 घंटे नहीं देता। वो सारा फोकस स्टडी पे देता है। वो सारी मेहनतें किताब के मुताबिक सर्फ कर देता है। और अपने इस राह के जो बड़े बड़े लोग जो मॉडल हैं, उनकी जिंदगी को पढ़ता है। वो आईएएस में टॉपर कैसे हो गए, वो साहब आईपीएस ऑफिसर कैसे बन गए, उनकी जिंदगी को पढ़ता है कि उनकी जिंदगी में मेहनतों का किस किस तरह का पाठ आया है, उसको हासिल करता है। क्योंकि हमको जिंदगी में कोई बड़ा काम करना ही नहीं, इसलिए हमारे बच्चे दूसरों की शादी में 10 दिन से पागल है। हमारे बच्चे चौक चौराहे पे दालान पे बैठ के दोस्ती यारी कर रहे हैं। इस मोबाइल हाथ में लेके 2 घंटे उसमें लगे हुए हैं। उससे फुर्सत मिली थी दूसरों की बहू बेटी के चक्कर में लगे हुए हैं। अब इसको बनना था डीएम, ये गली का पूछेगा दिल फेंक आशिक बन गए, किसी लड़की के पीछे पागल है, प्यार मोहब्बत में पागल है, साहब सिनेमा देखने में पागल है। कुछ नहीं मिला तो चलो 2-4 बीघा जमीन बेच करके एक दुकान खोल के बैठ जाओ। अब दुकान खोल के बैठ जाओ, कुछ नहीं मिला, नहीं बड़ा काम कर पाए तो 1 बीघा जमीन बेचो, 2-4 लाख रुपए दो, वीजा लो, पासपोर्ट बनाओ, चलो सऊदी अरब, वहां जाके ऊंट चराएंगे, गाय चराएंगे, किसी दुकान में जाके हेल्पर बन जाएंगे, पैसा कमाएंगे। अगर 10,000 भी मिल गया वहां तो हिंदुस्तान के लाख बन जाएंगे। इसलिए चलो वहां चलो, कोई प्लान नहीं है। वहां गया 2 साल रहा, काम नहीं मिला, लौट के घर आ गए, और कुछ नहीं हुआ तो जहर खा के मर गए, फांसी के फंदे पे लटक गए। जिसका कोई प्लान नहीं होता, उसकी जिंदगी बगैर पतवार के नाव की तरह पेंडुलम में झूलती रहती, कभी इधर कभी उधर। इसी दरमियान उम्र हो गई 50 साल, 60 साल, 70 साल, मौत आ गई, मर गए, चले गए, दुनिया ही मिली। न यहाँ डीएम बन पाए, न यहाँ पीडीओ बन पाए, न अच्छी मुलाजमत कर पाए, न यहाँ अच्छा घर बना पाए, न दुनिया में कोई बात बड़ी तिजारत कर पाए, नमाज रोजे भी नहीं करेंगे। मरने के बाद चलो वहां खरबों साल जन्नत में आराम करेंगे। दुनिया मिली नहीं मिली, कम से कम जन्नत मिल जाए। न जन्नत का काम किया, न दुनिया का ही काम किया, मुफ्त में अपनी जिंदगी को तबाह हो बर्बाद करके मरने के बाद जहन्नम की आग के नजर हो गया। यही उसकी जिंदगी का हश्र है, जिसका कोई प्लान नहीं, जिसका कोई मकसद नहीं हो। अमेरिका नाम का कोई मुल्क 1000 साल पहले दुनिया में नहीं था। अगर वो मुल्क होगा भी दुनिया वालों को पता नहीं चला, लेकिन आज वो मुल्क दुनिया की टेक्नोलॉजी का बादशाह। वहां का 2 आदमी पूरी दुनिया को हवाई जहाज देने वाला, राइट ब्रदर्स। जब तक दुनिया रहेगी और जब तक आदमी हवाई जहाज से सफर करता रहेगा, उस वक्त तक राइट ब्रदर्स का नाम लिया जाएगा कि अमेरिका के इसी 2 भाइयों ने दिमाग जला जला कर, रिसर्च करके, मेडिटेशन करके, कंटेम्पलेट करके, डिस्कवर करके, खोज करके, शोध करके, दिमाग जलाकर गौर व फिक्र करके उसने हवाई जहाज जैसा अजूबा, हवाई जहाज जैसी अजूबा सवारी सारी दुनिया को देने में दोनों भाई कामयाब हो गए। आदमी वही है जो अपना कोई प्लान बनाता, मुझको अपनी जिंदगी से दूसरों को फायदा पहुंचाना,
पूछे अमेरिका वालों से कि किसने तुझको टेक्नोलॉजी की दुनिया का बादशाह बनाया, जवाब होगा नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइफ। इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है। एक कौम मुस्लिम, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि जो जुमला आज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, नॉलेज ताकत का, इल्म ताकत का नाम है। जो शब्द, जो वाक्य आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान चोरों का मुल्क ना हो जाए, हिंदुस्तान डकैतों का मुल्क ना हो जाए, हिंदुस्तान बैंक के लुटेरों का मुल्क ना हो जाए। पढ़िए लिखिए इंसान बनिए और अपनी जिंदगी का एक बड़ा प्लान बनाइए। पढ़िए लिखिए, इल्म ताकत का नाम है। इल्म हासिल करना नौकरी के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा सब सिविलाइज, एक अच्छा इंसान बनने के लिए इल्म हासिल कीजिए। इल्म आपको ताकतवर बना देगा। नौकरी मिली गई डीएम की 2 लाख महीना हलाल तरीके से। अगर आप अच्छा फिजिक्स का मास्टर बन गए तो 10 लाख रुपए महीना ट्यूशन पढ़ा के। अगर आप बीडीओ बन गए तो 1 लाख रुपए माहाना हलाल तरीके से, चाहे रिश्वत लेके हराम कमाए वो अलग बात है, हलाल तरीके से 1 लाख रुपए महीना। लेकिन अगर आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट बन गए तो आज भी हैदराबाद में 10 लाख रुपए माहाना वो कमाता है जो प्राइवेट स्कूल में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर, प्राइवेट कॉलेज में मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन के पढ़ाता है, 10 लाख रुपए माहाना कमाता है। इल्म ताकत का नाम है, नौकरी का नाम नहीं है। क्योंकि जो लोग नौकरी के चक्कर में पढ़ते हैं, इसीलिए वो पढ़ाई के जमाने में बस वाले को ठगते हैं, अपने माँ बाप को ठगते हैं, कहते हैं कि ये मुल्क हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहाँ मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। ये वो ठग है जो अपनी कमजोरी पे पर्दा डालने के लिए वो ये कहता है कि ये मुल्क हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इसलिए यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। जबकि 2 तमाचा उसको मार के बताया कि शाह फैसल पाकिस्तान कश्मीर का, जिन्होंने आईएएस में टॉप किया, वो किस जमाने में किया? वो इसी पीरियड में किया। हर साल 30 से 35 मुसलमानों के बच्चे बच्चियां जो यूपीएससी कंप्लीट करने में कामयाब हो रहे हैं, वो किस अहद में हो रहे हैं? इसी अहद में। अभी जो कुछ दिन पहले रिजल्ट निकला, 35 बच्चे मुसलमानों के जो आईएएस बनने में कामयाब हो गए। ये किस दौर में? इसी दौर में वो कामयाब हुए। इसलिए वो बच्चा नहीं बोलेगा कि पैसा मेरा बाप जमीन बेच के, फसल बेच के मुझको दिया और मैं पटना में सिनेमा देखता रहा, मोबाइल खरीदता रहा, दोस्ती यारी करता रहा, दोस्तों की शादी में जाता रहा, पागल होता रहा। वो नहीं बोलेगा। बोलेगा कि हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। उनको कहे कि ये जो हजारों मुसलमान जॉब में आए, ये जो हजारों मुसलमान ब्लॉक ऑफिसर बने, ये जो 40 बच्चे हमारे डीएम बने, वो किस जमाने में बने? या बोल के मैंने मेहनत नहीं की, हमारी फिजिक्स अच्छी है तो केमिस्ट्री सही नहीं है, केमिस्ट्री फिजिक्स ठीक है तो मैथ सही नहीं है, मैथ सही है तो अंग्रेजी हमको नहीं आती है, अंग्रेजी आती है तो जीके जीएस हमारा कमजोर है। अपनी कमजोरी को क्रेडिट, कमजोरी को तू कोस कि मैंने मेहनत नहीं की और हम फुल स्टडी नहीं कर पाए, इसीलिए हम नौकरी के मैदान में पीछे रह गए, नौकरी नहीं मिली। हम क्यों कहेंगे कि साहब ये मोदी जी का दौर है, हमको नौकरी नहीं मिली? तुम अपनी कमजोरी को बोलो। मेरी कमजोरी की वजह से कि चूंकि हम उस सब्जेक्ट में माहिर नहीं ठहरे, एक सब्जेक्ट में महारत थी, दूसरे में नहीं थी, दूसरे में थी, तीसरे में नहीं थी। जबकि मुकाबले के इस दौर में हर सब्जेक्ट का माहिर होना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज ताकत का नाम है। मोदी जी आज कहते हैं, अमेरिका का जो बाइडेन आज बोल रहा, चाइना जापान के रहनुमा आज कह रहे हैं, लेकिन तुम धन्य हो कि तुम्हारे पैगंबर आजम मोहसिन इंसानियत ने 1400 साल पहले कहा था, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्म नूर। इल्म हासिल कर, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है। पता ये चला कयामत तक जो भी इल्म को ताकत बोलेगा, इल्म को नूर बोलेगा, इल्म को हथियार बोलेगा, इल्म को जीनत बोलेगा, जबान उसकी होगी। ये नारा मुस्तफा जारी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, अजमते इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर शहरियार रजा कादरी। हमारे पैगंबर ने जहां करोड़ों बातें कही हैं, वही इल्म के ताल्लुक से जो कुछ कहा है वो लाजवाब कहा है। जो कह दिया हमारे पैगंबर ने, बिल्कुल वो आखिरी हर्फ है, फाइनल स्पीच है मुस्तफा की। उससे आगे इल्म की फजीलत पर, अहमियत पर, महत्व पर कोई कुछ बोल ही नहीं सकता जो बात पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कह दी है।